व्यू में देखना चाहूँ तो डायग्रामेटिक व्यू में सबसे पहले आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो आ रहा है वो क्या करेगा, H2O प्लस CO2 मिलकर क्या बनाएगा, H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब इस कार्बोनिक एसिड से क्या बनेगा, आयन। अब यहाँ पर क्या होगा, HCO3 में बना, तो जहाँ सबसे पहले जो क्या आया, PEP क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसके साथ फिक्सेशन किया। तो फिक्सेशन सबसे पहला स्टेप आ जाएगा फिक्सेशन। तो फिक्सेशन करके इसने क्या किया, यहाँ पर HCO2 को फिक्स करके क्या बनवा दिया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ए में आप लिख सकते हैं, दैट इज OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। ओके, तो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया फिक्सेशन। तो पहला प्रोडक्ट बन गया आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, इस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट को बनवाने के लिए जो एंजाइम लगा, उस एंजाइम का नाम है आपका पेपकेज एंजाइम। ठीक है, पेपकेज एंजाइम। अब इसके बाद क्या हुआ होगा कि जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है वो आगे बंडल सी सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेकंड स्टेप कौन सा हो गया, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट होकर ये किसमें, आपका किसमें बदला, मैलिक एसिड। ये यहाँ लिख सकते हैं आप, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी कितनी कार्बन का एटम होता है, 4 कार्बन का एटम होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड स्टेप मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन का एटम यहाँ से रिड्यूस कर जाएगा। क्यों रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर चल रही C3 साइकिल। और C3 साइकिल के अंदर आपको पता है रोबिस्को होता है। तो रोबिस्को जैसे ही CO2 को देखेगा यहाँ से CO2 को रिड्यूस करा देगा। ठीक है, अब रिड्यूस कराने के बाद इसने एक कार्बन यहाँ पे खो दिया। तो यहाँ पे कितने कार्बन बचे, C3 और 3 कार्बन बचे। इसका यहाँ पर बन जाएगा पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर जो अब बनेगा आगे वो बनेगा पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा कहाँ पर, C3 आपको वहीं अगेन मेसोफिल सेल के अंदर। तो यहाँ पर हम वो C जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को फिफ्थ स्टेप में, ये फोर्थ यहाँ पे हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये फोर्थ यहाँ पर हो गया। फिफ्थ स्टेप कौन सा होगा, फिफ्थ स्टेप होगा रीजनरेशन। फिफ्थ स्टेप होगा रीजनरेशन। तो यहाँ पर जब ये रीजनरेशन कराएगा तो उसी टाइम ये 2 ATP का इस्तेमाल करेगा प्लस 2 ADP में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अगेन अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर स्टेप कितने हो गए, तो स्टेप इसके अंदर हो गए 5 स्टेप प्रोसेस है। ये 5 स्टेप प्रोसेस है। और 5 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर फिक्सेशन। पहला स्टेप है इसके अंदर फिक्सेशन। दूसरा स्टेप है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट। तीसरा स्टेप इसके अंदर है डीकार्बोक्सिलेशन एंड फोर्थ स्टेप इसके अंदर अगेन ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ स्टेप इसके अंदर होगा, फिफ्थ स्टेप इसके अंदर है रीजनरेशन। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है उसके ऊपर ये आती है कि इसमें कितने ATP और कितने NADPH का इस्तेमाल हुआ। देखिए, जैसा आप जानते हैं यहाँ पर C3 साइकिल चली, तो जितने ATP और NADPH पहले C3 साइकिल में यूज हुए होंगे उतना यहाँ पर हम बात करेंगे। तो 1 कार्बन एटम के लिए, अगर 1 कार्बन एटम के लिए मैं बात करता हूँ तो C3 साइकिल में आपने पढ़ा था 18 ATP और कितना 12, अच्छा सॉरी, ये तो एक कार्बन एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए हो गया, सॉरी। अगर मैं एक कार्बन एटम के लिए बात करूँगा तो एक कार्बन एटम के लिए अगर बात करूँगा तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 ATP प्लस 2 NADPH। और अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बात करूँगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बात करूँगा C6H12O6, तो ये C3 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 18 ATP प्लस 12 NADPH ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आपने देखा कि 2 NADPH का यहाँ, 2 ATP का यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक साइकिल के लिए अगर इंटू 6 कर दूँ 6 के लिए तो कितना हो जाएगा 12। तो अगर मैं C4 की बात करता हूँ, C4 का जो ATP इस्तेमाल हुआ है मेसोफिल सेल में वो एक साइकिल के लिए 1 कार्बन के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कितना 2 ATP। अब 2 ATP हुआ इंटू 6 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ATP निकला। 12 ATP ये और कितना 18 ATP ये, तो टोटल ATP इसमें खर्च हुआ 30 ATP इसमें यूटिलाइज हो गया। और NADPH कितना हुआ 12 NADPH का इस्तेमाल। दैट इज द वैलेंस शीट, ये है वैलेंस शीट। और नीट 2023 में इससे क्वेश्चन आया है, नीट 2022। ठीक है, सो अगर आपको पसंद आया हो, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।